हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन अचीवर्स एकेडमी। माई सेल्फ सीमा। और हमने स्टार्ट कर दी है +1 की बुक और उसका पहला टॉपिक समय की शुरुआत से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हम पूरी बुक को पढ़ेंगे 1 बाय 1 और हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया, उसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। 2 पार्टों में डिवाइड इसलिए किया क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक बन जाता है, इसलिए उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया है। तो पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना अच्छे से 2 बार, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट देखना। ठीक है, तो पहला टॉपिक है समय की शुरुआत से। और हमें इसमें पता मतलब चल चुका है चीज़ों के बारे में कि पहले जन्म कब होता है मनुष्य का, आधुनिक मनुष्य की मतलब उत्पत्ति कब होती है। पहले हंटर गैदरिंग का मतलब यूज़ होता था, उससे ही खाना पीना सब चीज़ें उसी से होती थी। उसके बाद खोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद क्या है कि होमोनिड प्रजाति होती है। ठीक है, वो कहाँ से निकली है, आगे इसकी कितनी प्रजातियाँ मिलती है, कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, वो सारी चीज़ें हमने कल लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली है। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो फिर एक बार और इसको देख लेते हैं। विश्व में मानव प्रजातियों का निवास। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है कि कौन सी प्रजाति कौन से स्थान से कब मिली। ठीक है, कौन सी प्रजाति कौन से स्थान से कब मिली। जैसे ऑस्ट्रोपिथिकस प्रजाति का नाम है, अभी लास्ट में हम पढ़ के आए हैं। और होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस कौन सा, सीधा खड़ा होना जिसको बोलते हैं, जिसको सीधा खड़ा होना आ जाता है। तो ये वाली प्रजाति कहाँ से मिलती है, मिलती है अफ्रीका के सहारा के आसपास एरिए से। टाइमिंग पूछे तो 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, सेकंड होमो इरेक्टस है, आद होमो सैपियंस है, नियंडरथल मानव है, होमो सैपियंस सैपियंस है और आधुनिक मानव है। ये कहाँ से मिले, ये अफ्रीका के, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र से। अफ्रीका, एशिया, यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र से। ठीक है, टाइमिंग आपका 10 लाख से 40,000। फिर आपसे पूछ ले आधुनिक मानव स्पेशल पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया 45,000। ये सारी चीज़ें हैं, हमें एक बार रीड करनी है, देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। आपको पूछ लेगा, आपको वो पूछेगा कि होमो इरेक्टस मानव कहाँ से मिला। आपको अफ्रीका ऑप्शन में डाल सकता है, एशिया डाल सकता है, ऑस्ट्रेलिया डाल सकता है, बट होमो इरेक्टस ऑस्ट्रेलिया से नहीं मिला है, अफ्रीका से मिला है, एशिया से मिला है, यूरोप से मिला है, ये सारी चीज़ों से मिला है। तो आप ये याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मानव के कर्मिक विकास की कहानी। कर्मिक मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से मैंने आपको बताया था कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या वो एक ही जगह से उत्पत्ति हुई है, अलग अलग जगह से हुई है, पहले क्या था, वो एक मतलब सिस्टम की कहानी जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले तो आपको ये तालिका पढ़ लेनी है, आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म। जो आधुनिक मानव है ना, उसके प्राचीनतम साक्ष्य के बारे में हम पढ़ने हैं। ठीक है, कि वो जीवाश्म कहाँ से मिले और कब मिले, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर है, इधर कब मिले और इधर कहाँ से मिले। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि ये कह रहे हैं कि इस तालिका पर नज़र डालें और होमो सैपियंस के अस्तित्व के बारे में उनके प्राचीनतम साक्ष्य अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों में मिले। इस यह प्रश्न उठता है कि मानो, मतलब मैं आपको समझा देती हूँ क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि क्वेश्चन ये बनता है कि एक अफ्रीका से ही बहुत सारे जीवाश्म मिले हैं, बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं। क्या मिले हैं कि क्या मनुष्य अफ्रीका से ही मिला है, उत्पत्ति अफ्रीका से ही हुई है या अन्य जगह से भी हुई है। तो ये कह रहा है कि अफ्रीका के अलग अलग एरियो से जीवाश्म मिले हैं, क्या हम अफ्रीका को ही उसका उत्पत्ति केंद्र मान ले। तो ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद सेकंड क्या कह रहा है कि आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ। इस प्रश्न पर बहुत सारे वाद विवाद हैं। क्या वाद विवाद है, इस पर 2 मत दिए गए हैं कि पहला मत क्या रहा है, इस पर 2 मत दिए गए और पहला मत कहा अक्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, कॉन्टिन्यूटी मॉडल। इसका मतलब है कि अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अफ्रीका में अलग मनुष्य, जैसे हमने होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, होमो हैबिलस, नियंडरथल, ये मानव पढ़े ना। तो ये कह रहा है कि या तो हम इस मत को माने कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, और इसको क्या बोला गया है, कॉन्टिन्यूटी मॉडल, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल का सिद्धांत। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्रों में मिली है, ये किसके आधार पर माना गया है, ये कॉन्टिन्यूटी मॉडल के आधार पर माना गया। दूसरा मत क्या, दूसरी स्टेटमेंट क्या दी गई है, प्रतिस्थापन मॉडल। दूसरी स्टेटमेंट है प्रतिस्थापन मॉडल, इसका मतलब है रिप्लेसमेंट मॉडल, रिप्लेस करना चीज़ को,
मतलब एक जगह से उत्पत्ति हुई है और उनको वे आदमी दूसरी जगह फैल गए। जैसे हम कहते हैं आर्य क्या है, कुछ लोगों ने कहा आर्य भारत में ही पैदा हो गए, पूरे एरिया में फैल गए, कुछ लोगों ने कहा विदेश से आके भारत में फैल गए। तो ऐसे ही रिप्लेसमेंट वाला है। ये कहते हैं कि आर्यों की मतलब उसकी आपके मादी मानव की उत्पत्ति है वो सिर्फ अफ्रीका से हुई है और अफ्रीका के बाद वो अन्य एरियो में फैल गई। अफ्रीका ये केंद्र मान लिया उन्होंने और कहा कि दूसरे एरियो में फैल गई। ठीक है, यहाँ जैसे अफ्रीका है, उसके बाद यहीं से भारत में, यूरोप में, एशिया में, मतलब जहाँ मर्जी वो फैल गए। और ये सिद्धांत कौन सा माना गया? ये माना गया रिप्लेसमेंट का, ये माना गया रिप्लेसमेंट का सिद्धांत। अगर माना जाए कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत, कॉन्टिन्यूटी कह रही है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। तो ये दोनों सिद्धांत है। ठीक है, आ गए आपको समझ? तो दो स्टेटमेंट दी गई है कन्फ्यूजन के चलते हुए कि हाँ भी हम दो स्टेटमेंट पर ही चल सकते हैं, या तो इस पर या इस। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि अक्षेत्रीय जो मॉडल है, अक्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार कि भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सैपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ। मतलब ये कह रहा है कि अलग अलग जगह के अलग अलग एरियो में मनुष्य का विकास हुआ और वहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग, वहाँ की दुनिया के अकॉर्डिंग वो अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेसिस समुदाय में पाई जाने वाली भिन्नताएं के कारण है। ठीक है, मतलब यही कह रहा है कि अलग अलग एरियो में फैले, अलग अलग जलवायु थी इसलिए वो अलग अलग दिखते थे। कुछ ने कहा कि वो एक जगह पैदा हुए, अलग अलग एरियो में फैल गए, कुछ ने कहा वो अलग अलग एरियो में फैल गए। ठीक है, तो इनकी अपनी अपनी स्टेटमेंट है। बट आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है क्षेत्रीय मॉडल का सिद्धांत। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है कॉन्टिन्यूटी मॉडल, मतलब अक्षेत्रीय निरंतरता मॉडल और रिप्लेसमेंट मॉडल। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखनी है आपको, बस यही इस पैराग्राफ में ये इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। ठीक है, बस इसमें बोले तो अगर इसमें पूछे तो आपको बताना कि मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्रों में हुई है। रिप्लेसमेंट से पता या एकदम से याद हो गया भी एक ही जगह पे उस पर रिप्लेस मतलब अलग अलग जगह पे भेज दिया गया, ऐसे याद करना। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। उसके बाद प्रतिस्थापन और अक्षेत्रीय निरंतरता, वही बात फिर से रिपीट हुई है कि प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप चाहे वे कहीं भी थे बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह से आधुनिक मानव ने ले लिया। इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जनिक यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि उनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है क्योंकि उनके पूर्वज एक ही अक्षेत्र यानी अफ्रीका से उत्पन्न हुए। पता चल गया क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आपको नाक सबको मिलेगी, आंख मिलेगी, कान मिलेंगे, रंग काला गोरा ये सब चीज़ें हो सकती है। ठीक है, ये उनकी जलवायु के कारण है, वहाँ के इन्वायरमेंट के कारण है, बट सबके पूर्वज एक ही थे, ऐसा इस मॉडल में माना गया है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद आगे चलते हम आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य भी प्रतिस्थापन के मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्य में जो शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती हैं उनका कारण उन लोगों की परिस्थितियों के अनुसार हजार वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना और विशेष क्षेत्र में गए और अंतगतवा वहीं स्थायी रूप से बस गए। आप देखो कितनी टिपिकल लैंग्वेज में बताया, और मैंने आपको बस एक ही लाइन में बता दिया कि ये कह रहे हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे गए, वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ की जलवायु की वजह से चेंज है, उनकी जो भी पर्सनालिटी, उनका रंग रूप है। बट क्या होता है कि ये चीज़ ये कह रहा है कि क्योंकि पूर्वज सबके एक जैसे ही है इसलिए पूरी दुनिया में लोग एक जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं। आगे रहेगा आपका, ये आपको बना के दिखाया कि प्रतिस्थापन मॉडल ऐसे होता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट मॉडल ये होता है और कॉन्टिन्यूटी मॉडल ये होता है। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट और ये कॉन्टिन्यूटी। रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि एक जगह से जैसे अफ्रीका से फिर यहाँ पे रिप्लेस हो गई, यहाँ पे रिप्लेस हो गई। और ये कह रहा है कि अगर यूरोप में पैदा हुई तो वहाँ पे अलग अलग प्रजातियाँ पैदा हुई, अफ्रीका में अलग अलग प्रजाति, एशिया में अलग अलग। तो ये चीज़ें मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके। अब ये कह रहा है कि उस टाइम के लोग, अब तक तो सिर्फ हम बात कर रहे थे मानव की उत्पत्ति हुई, कौन सा मानव था, कहाँ पैदा हुआ, बस। अब भाई पैदा हो चुका है, अब इसको पैदा तो हो गया, अब इसको खाने पीने के लिए भी कुछ उसका इंतजाम करना पड़ेगा। तो अब भोजन पे आ जाइए, उनके भोजन की बात चल रही है। भोजन में क्या कह रहा है कि भोजन में सबसे पहले मानव को जो भोजन है वो अस्थि पिंजर के अवशेष से संबंधित साक्ष्य विचार करते हुए रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मतलब ये मैं बता देती हूँ आपको,
इस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा वो सबसे पहले क्या करते थे, गैदरिंग, हंटिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें, फिशिंग वगैरह करते थे। अप मार्जन, स्कैवेंजिंग जो भी है ये करते थे। इसका मतलब क्या है कि मतलब शुद्धिकरण वाली चीज़ें, ओके, वो चीज़ें सभी को पता है, वो सब चीज़, ठीक है। तो जैसे क्या रहेगा आपका गैदरिंग, संग्रहण करना, भोजन को इकट्ठा करना, शिकार करना, हंटिंग करना, स्क्वेंजिंग, अपमार्जन करना, फिशिंग, मछली पकड़ना, ये सारी चीज़ें वो करते थे जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद जैसे बीज है, गुठलियाँ, बेर हैं, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते थे। उसमें लाके हड्डियों के उनके जीवाश्म मिले हैं, ठीक है। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में भी सूचना मिली है। एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधे भी मिले हैं। ये क्या कह रहा है कि जले हुए पौधे भी मिले, वो कैसे मिले उसका रीज़न नहीं पता हमें कि आग लगने से मिले हैं या उसको वो यूज़ करते थे ऐसे मिले हैं, पर जले हुए पौधे भी मिले हैं, ठीक है। उसके बाद हाल ही वर्षों में शिकार शब्द विद्वानों की चर्चा का विषय बना रहा है। शिकार जो शब्द है विद्वानों की चर्चा का विषय बना रहा। अब अत्यधिक रूप से सुझाव देने लगा कि आदिकालीन होमिनिड अपमार्जक या रसदखोरी के द्वारा क्या करता था, मतलब वही चीज़ें हैं, रसदखोरी, अपमार्जन, ये लिखा हुआ है। अपमार्जन से तात्पर्य त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से है। रसदखोरी का तात्पर्य भोजन की तलाश करने से है, ठीक है, वो चीज़ें हैं। तो आप देख लीजिए, आपकी हाल ही में जो है शिकार शब्द काफ़ी चर्चा में रहा है, और ये चीज़ें अपमार्जन और रसदखोरी द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस, मज्जा खुरच कर निकालने लगे जो जानवर अपने आप मर जाते थे। ये क्या चीज़ है, अपमार्जन की जो लाश होती थी, ठीक है, उसमें से वो मांस वगैरह निकाल लेते थे, ठीक है, जो उनको खाना होता था, शुद्ध शुद्ध चीज़ें उसमें से निकाल लेते जो उनको अच्छी लगती थी। तो वह क्या क्या था, एक तरह से अपमार्जन उसको बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वो चूहे, छछूंदर, किर्त, पक्षियाँ वगैरह वगैरह भी खाया करते थे। शिकार शायद बाद में शुरू हुआ था, लगभग 5 लाख साल पहले योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तर पर जानवरों का शिकार, उनका वध किया जाता था। मतलब ये कह रहे हैं कि बड़े सिस्टमैटिक तरीके से उनका क्या किया जाता था, शिकार किया जाता, कभी उन पर अटैक ना कर दे, उनको कोई दिक्कत ना हो जाए। तो ये कह रहा है कि शिकार बाद में स्टार्ट हुआ 5 लाख साल पहले, और वो भी बड़े ही मतलब समझदारी से किया जाता था। जर्मनी के सोनिजन, ठीक है, से 4 लाख साल पहले मछली पकड़ने और भोजन प्राप्त करने के तरीके जो है वो प्राप्त हुए थे। जैसा कि अनेक खोजतलों में मछली की हड्डियां मिली है। लगभग 35 लाख वर्ष पूर्व मानव के योजनाबद्ध तरीकों से शिकार करने के साक्ष्य यूरोपियों में खोजे गए, ठीक है। तो वो नदी बताई गई है, ये वाली नदी है, इस नदी के आसपास है जो एरिया मिला है, ठीक है। घोड़े, रेंडर, ये सारी चीज़ें, झुंड वगैरह मिले हैं इनके, तो जानवरों के झुंड वगैरह मिले हैं, क्योंकि वो एक जगह जहाँ खाने पीने की चीज़ें होती थी, अवेलेबल होती थी, वहीं रहते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। इस पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है कि इस वाले पैराग्राफ पे वो बोल रहा है कि शिकार होता था बड़े पैमाने पर, ठीक है, खाद्य को इकट्ठा किया जाता था, जानवरों का मांस निकाला जाता था। शिकार करने में, मछली पकड़ने में स्त्री पुरुष की भूमिकाएं भिन्न भिन्न होती थी, ठीक है। बस इसके बारे में कोई जानकारी तो पता नहीं है, बट हाँ इनकी अलग अलग जो है भूमिकाएं वो रहती थी, कुछ चीज़ों से पता चला है, बट एग्जैक्ट नहीं पता कि वो स्त्रियाँ भी शिकार करती थी, किस तरह का शिकार करती थी, वो चीज़ें नहीं पता है। अब आगे चलिए। प्रारंभिक मानव और पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थलों पर आवास। क्या कह रहा है कि मानव पहले पेड़ों पे रहता था, फिर गुफा में आ जाता है, और फिर क्या हो जाता है, आवास बना लेता है, ठीक है। तो वो चीज़ें पढ़ेंगे हम कि पेड़ों से पहले गुफाओं में आया, गुफा से खुले स्थानों पर आया, फिर आवास बनाए, और ये चीज़ें थी उनकी एक लाइफस्टाइल, ठीक है। तो पहला क्या रहेगा कि प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में क्या कह सकते हैं हम, कि वो रहन सहन कैसा था, कैसे रहते थे। तो जो है कि उनके साक्ष्यों से ये पता चलता है कि उनकी शिल्प कृतियों की जांच काफ़ी मिली है। शिल्प कृतियाँ मतलब चित्रकारी वगैरह, पेंटिंग, उनकी मूर्तियाँ, उनके औजार, शिल्प कृतियाँ हैं जो उसकी जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर ही हम क्या अनुमान लगाते हैं कि वो कहाँ रहते थे और कैसे रहते थे, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल कहाँ का दे रहा है, केन्या के किलोम्बे, ठीक है, और ओलोजेरसाइली, ये 2 जगह है जहाँ से बहुत सारे शल्क उपकरण और हस्त कुठार मिले हैं। शल्क उपकरण क्या होते हैं, पत्थरों का, बस आपस में पत्थरों से एक दूसरे पत्थरों को तोड़ना, त्रासना, उन चीज़ों को शल्क उपकरण बोला गया और हस्त कुठार बोला गया, ठीक है। ये औजार 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो ये मनुष्य था,
जो पेड़ों पर रहता था, फिर बाद में मतलब घर बनाने से लगा। इसको क्या करना था, शल्क उपकरण करना था, औजार बनाने आते थे, हस्तकुठार बनाने आते थे, जिसके साक्ष्य हमें केन्या के कोलंबे और ओलोजेरसाइली से मिले हैं। ठीक है, ये इतने सारे औजार एक स्थान से कैसे मिले, इसका क्या रीज़न है कि कहीं ऐसी ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ बहुत सारे औजार एक ही जगह से मिले हैं, मतलब कि वहाँ पे वो रहते होंगे इकट्ठे हो गए, जहाँ पे सारी चीज़ें होगी, सारी फैसिलिटी होगी, वहाँ इकट्ठे होके रहते थे। तो उसमें क्या होता था, वहीं से बहुत सारे औजार मिले हैं उनको। तो ये जो आपको दिखाई गई है, ये जगह दिखाई गई है कि यहाँ पे जो रिसर्च किया गया था, यहाँ से चीज़ें मिली थी और इसको फिर बाउंड्री बना दी गई, ये दिखाया गया। यहाँ पे दिखाया गया कि ये पत्थर वगैरह जो जिसका यूज़ किया हुआ है। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये पूरा आपका पैराग्राफ दिखाया गया कैसे कैसे पेड़ों पर रहते थे और कैसे पेड़ों से भोजन एकत्रित करते थे, अपमार्जन कैसे निकालते थे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद शिल्पकृतियाँ आ जाती है आपकी। शिल्पकृतियाँ क्या है, ये रही आपकी कि मानव निर्मित वस्तुएं होती है, इसमें अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल होती है, जैसे औजार है, चित्रकारी है, ठीक है, और मूर्तियाँ वगैरह है, ये सारी चीज़ें। अब आगे चलते हैं। आगे रहेगा आपका, ये घर के बारे में बता रहा है कि घर कैसे मिलते थे। जो घर है वो एक तरह से, ये क्या कह रहा है कि 4 लाख से 1,25,000 पहले गुफाओं में खुले निस्तान का प्रचलन शुरू हो गया था। अब मैंने आपको क्या बताया कि पहले पेड़ों पे रहते थे, ठीक है, पेड़ों पे रहना शुरू कर दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि 4 लाख से पहले ही तक ही पेड़ों पर रहते थे। उसके बाद 4 लाख से 1,25,000 के जो बीच का टाइमिंग है वो खुले में आ गए, भी निवास स्थानों का अब पेड़ों पे नहीं रहते, नीचे आ गए और गुफाओं में रहने लगे। ठीक है, इसके जो एक साक्ष्य है वो मिलते हैं दक्षिणी फ्रांस के लेज़रेट गुफा की दीवार। दक्षिण फ्रांस के लेज़रेट गुफा की दीवार को 12x4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से स्टाकर बनाया गया है। इसके अंदर 2 चूल्हे और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, जैसे फल, वनस्पति। तो ये कह रहा है कि जो इसको दीवार को बनाया गया ना, वो स्टाकर बनाया गया गुफा से। ठीक है, और फिर यहाँ पर चूल्हे वगैरह मिले हैं, खाने पीने का सामान मिला है। और फ्रांस के समुद्र तट के स्थित क्या है, टेरा अमाटा, वहाँ से घास फूस की झोपड़ी मिली है। ठीक है, और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ी मिली है। तो ये वही जगह है जो टेरा अमाटा, जहाँ से क्या मिली है, पूर्व निर्मित एक झोपड़ी मिली है, जिसमें छोटे छोटे से ये क्या है, ये पत्थर लगे हुए हैं, इससे रोका गया है इनको। और ये आपके जो पत्थर बिखरे हुए हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे से पत्थर है ना, ये बिखरे हुए हैं, इनसे इनको मतलब खड़ा किया गया पत्थर लगा के। पीछे दीवार है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कहाँ से मिली है। तो वो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि टेरा अमाटा कहाँ पड़ता है, फ्रांस में। यहाँ से क्या मिला है, झोपड़ी मिली है। झोपड़ी कैसी मिली है, कच्ची कमजोर झोपड़ी, घास फूस की झोपड़ी। ठीक है, उसके बाद केन्या के चेसोवांजा से और दक्षिणी अफ्रीका के स्वार्टक्रॉन से क्या मिला है, पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई हुई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियां भी मिली है। मतलब क्या है, ये जगह है केन्या के चेसोवांजा, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका के स्वार्टक्रॉन्स। इनसे क्या मिली है, औजार मिले हैं, और उसमें क्या मिला कि पकाई हुई चिकनी ईटी से, मतलब ईंटें बना रखी है ऐसा लगता है। ठीक है, या फिर ऐसा लगता है हड्डियों को जला रखा है। तो ये चीज़ें 14 लाख से 10 साल पुरानी मानी जाती है। अब ये नहीं पता कि ये जो चीज़ें मिली हैं ये आग लगने से, झाड़ियों में आग लगने से मिली है, या कि ज्वालामुखी से उत्पन्न होने से भी, जंगलों में मतलब आग लग गई और वहाँ पे मिट्टी हो, वो पक गई हो, हड्डियाँ जल गई हो, इसके साक्ष्य है, या ज्वालामुखी के उत्पन्न होने से में साक्ष्य प्राप्त हुए, या फिर उनको सिस्टमैटिक तरीके से आग जलाना आ गया था उसके साक्ष्य है। तो इस चीज़ का कन्फर्मेशन नहीं है, बट साक्ष्य जरूर मिले हैं। कहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। अभी जब आग जलाना उनको ये कह रहे हैं कि इत्तेफाक हो सकता है, तो फिर चूल्हे कैसे मिले होंगे। तो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो आग जलाना जानते थे, क्योंकि चूल्हे गुफाओं के अंदर मिले हैं, जिससे क्या होता था कि वो गुफाओं के अंदर क्या करते थे, रोशनी करते थे और खाने को पकाते थे, इसलिए या गर्मी करते थे। ठीक है, ज़्यादा ठंड होती थी तो हीट डालने के लिए वहाँ आग जलाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं आग के साक्ष्य भी मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है
है कि आग का जो खोज है या आग का निर्माण वो इसलिए भी करते थे कि जंगली जानवरों से बचने के लिए, उनको डराने के लिए आग जलाते थे कि वो दूर से भाग जाए। ठीक है, भाले का यूज़ करते थे, भाले की नोक बनाने के लिए भी यूज़ हुआ है आग का, उसको मतलब घिस घिस के तेज़ धार वाला बना देना। ठीक है, गर्म कर करके, तो वो सारी चीज़ें मिली हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण। अब बात औजार की आती है, क्या क्या औजार मिले हैं। ठीक है, तो हमें पता ही है कि किस तरह के औजार मिले हैं। वही औजार मिले हैं आपके पत्थरों के बनाए गए, तरासे गए सल्क औजार मिले हैं। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताइए कि कैसे कैसे औजार मिले हैं। कहीं भाला मिला है, ठीक है, ये भाले टाइप के कुछ बनाए गए हैं, ऐसा यंत्र दिखाया गया, इस पर नक्काशी की गई है, आगे आगे इस पर नक्काशी की गई है, मतलब कुछ थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग की गई है इस पर। ये क्या होता है, ये भाला था एक तरह से, तो उनको भाला बनाना आता है। ठीक है, पत्थर के या लकड़ी के बनाए जाते थे। उसके बाद यही चीज़ें हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि स्त्रियां और मतलब जो पुरुष हैं दोनों ही भोजन का अरेंजमेंट करते थे, बट कहीं कंप्लीटली साक्ष्य नहीं है कि स्त्रियां भी करती थी। ठीक है, बस पर ये माना गया भी स्त्रियां भी अपने बच्चों के लिए भोजन का जरूर मतलब यूज़ करती होगी, मतलब उसको ढूंढती होगी। वो सारी चीज़ें बताई गई है। तीर कमान का यूज़ किया गया। ये कह रहे हैं कि मांस को इस टाइम क्या करते थे, इनको इतनी टेक्निक आ गई थी कि हम अगर मांस पड़ा है तो उसको पड़ा ना रहने दें, उसको साफ़ किया जाए, हड्डियों से निकाल कर सुखाकर आग लगाकर रख लिया जाए, जो बाद में खाया जाए। और ये क्या, समूरदार जानवर, मतलब ऐसे जानवर जिनकी खाल होती है ना, जिनकी बॉडी रुएदार होती है, उसके मतलब खाल उतार लेते थे। उतारने के बाद कपड़े बनाए जाते थे। सुई का भी प्रयोग हुआ है इस काल में। ठीक है, तो सिले हुए कपड़ों के सबसे पहला साक्ष्य 21,000 वर्ष पुराना माना गया है। ठीक है, आगे आपको कि जो सिले हुए कपड़े थे ना, उसका जो प्रयोग है वो 21,000 वर्ष पुराना माना गया है। ठीक है, छेनी या रुखानी जैसे छोटे छोटे औजार भी मिले हैं। ये टेक्निक थी। इन नुकीले ब्लेडों से क्या किया जाता है, हड्डी, सींग, हाथी दांत, लकड़ी पर नक्काशी करना, कुरेदना आदि संभव हो चुका। तो ये आपको दिखाया गया क्या, ये है आपको एक भाला दिखाया गया जिसपे नक्काशी की हुई है। ये आपको वही टेक्निक दिखाई गई है, क्या क्या कर रहा है, और पत्थरों का यूज़ कर रहा है। ये देखो यहाँ पे एक पत्थर से दूसरे पत्थर को अलग कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है ये कि हाफ हाफ अलग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसने इसको अलग कर दिया है। यहाँ पे क्या है, इसमें क्या निकाल रहा है, इसमें ये आपके सल्क निकाल रहा है। ठीक है, तेज़ धार वाला बना रहा है कि जैसे खाल वगैरह उतारने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इन्हें तैयार कर दिया है। ये हड्डियों में भी नक्काशी की हुई, देखिए हड्डियों पे कैसे कैसे बना रखा आपको गधा टाइप। ठीक है, तो ये एक तरह से हड्डियों पे भी नक्काशी की हुई है। तो ये सारी चीज़ें बस एक बार बस जब देखनी है हमें, इसके बारे में यूँ नहीं है कि आपकी बुकों में छपाएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम कम्युनिकेशन, संप्रेषण और संचार के माध्यम, भाषा और कला पे भी उस लोगों को का की जो लैंग्वेज थी वो कैसे थी, कैसे बोलते थे, कैसे चीज़ों को समझते थे। तो ये कह रहे हैं कि पहले सबसे पहले तो जो लैंग्वेज थी ना वो हाव भाव वाली थी। ठीक है, हाव भाव वाली। होमिनेड मतलब एक तरह से एक्सप्रेशन, आप जैसे हम इमोजी नहीं बनाते हैं, इमोजी बनाते हैं आपके एग्ज़ाम मतलब उसमें, सॉरी, आपका जो वो रहता है ना आपका व्हाट्सएप पे आप क्या इमोजी बना के भेजते हो, रोने वाली, हंसने वाली, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार की। आप समझ जाते ना, हाँ उसको वो तो बड़े सैड है, सैड मुंह बना, रोने वाली है, रो रहा है। तो ये एक तरह से ऐसे एक्सप्रेशन बनाते थे जो इनसे समझते थे एक दूसरों के। ठीक है, तो हाव भाव से हाथ हिलाना वगैरह से चीज़ों को समझाते थे। ठीक है, जैसे हम हेलो हाय ऐसे हाथ हिला देते हैं, तो मतलब एक तरह से एक्सप्रेशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, बोलना नहीं आता। फिर गुनगुनाना, ऐसे करके गुनगुनाने वाली लैंग्वेज यूज करते थे, बोलना नहीं आता था उनको। स्टार्टिंग में हाव भाव, फिर गुनगुनाने वाली लैंग्वेज, अशाब्दिक जिसको बोला गया। उसके बाद क्या होने लगा, धीरे धीरे क्या ध्वनियाँ होने लगी, थोड़ी थोड़ी सी स्वर आने लगे, स्वर तंत्र आने लगे, जोड़ने लगे अक्षरों को। जैसे बंदर जैसे आपने देखे ना, वनार अब भी आपस में लड़ते हैं तो थोड़ी थोड़ी साउंड निकालते हैं, तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज उनको आने लगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई। ऐसा सुझाव दिया जाता है कि होमो हैबिलस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण बोलना संभव हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, क्या कह रहा है कि लैंग्वेज की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करने से यह निकला कि होमो हैबिलस हमने होमो वंश के 3 पढ़े ना, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। तो सबसे पहले कौन सा था, होमो हैबिलस था। कहते हैं कि उसका माइंड ऐसा था कि उसके माइंड की सी विशेषताएं पता चलती हैं कि उसको कहीं ना कहीं लैंग्वेज की नॉलेज होने लगी थी।
ठीक है। और इस भाषा का जो विकास है वो 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हो गया था, ठीक है। उसके बाद स्वरतंत्र का विकास होने लगा था, और इसका विकास जो है स्वरतंत्र का माना जाए, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी डेट है स्वरतंत्र की, ये वाला स्वरतंत्र मतलब थोड़े थोड़े ए आ उ ये जोड़ने लगे थे, तो इसकी जो डेट मानी जाती है वो 2 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है, ठीक है, ठीक है। 20 लाख, सॉरी नोट 2 लाख, 20 लाख, 20 लाख वर्ष पूर्व भाषा का विकास हुआ। किस चीज़ का? स्वरतंत्र का। आप ऐसे याद करना, 20 बार बोल लिया मतलब 20 लाख, ठीक है। उसके बाद एक तीसरा डिस्कशन क्या निकला कि भाषा कला के साथ साथ लगभग 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित हुई। अब लैंग्वेज की बात आए तो कह रहे हैं कि 20 लाख वर्ष पहले थोड़े थोड़े स्वरतंत्र आने लगे थे, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज, बट एग्जैक्ट भाषा जिसको बोले ना भाषा, वो 40,000 से 35,000 साल पहले, और उसके साथ साथ कला भी आ गई। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, डन, याद हो गई। आगे चलते हैं। अल्टामीरा की गुफा चित्र। पहला क्वेश्चन, अल्टामीरा की गुफा कहाँ से मिली? स्पेन से। इसकी चित्रकारी क्या थी? इसमें चित्रकारी हो रखी थी। खोज किसने की थी? मार्सिलिनो सैज दी सौतुओला। ये किसका नाम है? जो इसमें रिसर्च करता था, एक रिसर्च कर रहा था, ठीक है। अब ये जैसे ही अपना काम कर रहा था तो इस गुफा में ये इसकी बेटी इसके साथ गई थी, मारिया। इस कहानी में बस यही है कि मारिया इसके साथ थी, वो खेल कूद रही थी, उसको दीवार पर दिखा कि कोई मतलब ऊपर छत पे कि एक बैल छपा हुआ था। इसने बोला पापा को, पापा बैल। तो इसके पापा ने क्या किया, कोई मतलब हंसा कि क्या बोल रही है, यहाँ बैल कैसे हो सकता है। तो फिर उसने छत पे देखा और वो खुशी के मारे मतलब पागल हो गया। फिर उसने इस पर रिसर्च किया, काम किया, इसको छापा बुक वगैरह में। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई। ये कहानी रही है इस वाली गुफाओं में, बस यही है भी, ये गुफा कहाँ से मिली है? स्पेन से मिली है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये? नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांस के लेस्कॉक्स और सोवे गुफाओं में, स्पेन के अल्टामीरा स्पेन के, वो तो हमने पढ़ लिया। फ्रांस से लेस्कॉक्स और सोवे, इन दोनों जगह से भी चित्रकारियाँ मिली हैं जो 30,000 से 12,000 साल पहले के बीच बनाई गई है, जिसमें गोरो, घोड़ो, साकिन, मतलब एक तरह से मतलब जो ये है ना साकिन, ये एक तरह से बकरी होती है ना आपकी, इस टाइप की बकरी थी। हिरन, मैमथो यानी विशालकाय जानवर, गेंडा, शेर, भालू, तेंदू, लकड़बग्गा, उल्लू आदि आदि ये चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सारी की सारी चीज़ें मिली हुई हैं, और इनमें हमने क्या मिला है कि बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। दोबारा समझिए, ये सारे पिक्चर्स हमें मिले हैं। इन पिक्चर्स को देख के, इन चित्रकारियों को देख के, इन पेंटिंग को देख के मन में बहुत सारे क्वेश्चन पैदा हुए हैं। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि उस काल सारे के सारे जानवरों को ही पिक्चर्स क्यों नहीं मिले? मतलब कुछ स्पेशल जानवरों के पिक्चर्स ही मिले। इस पैराग्राफ में क्या लिखा है ये पूरा मैं आपको बताती हूँ, बार बार पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं सिर्फ आपको ये बताती हूँ कि क्या चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। तो पहला ये कह रहा है कि बहुत सारी पेंटिंग मिली है, बहुत सारी पेंटिंग के अंदर क्या मिला है कि अलग मतलब कुछ स्पेशल ही जानवरों की पिक्चर्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसका क्या रीज़न है? क्वेश्चन बनता है इसका क्या रीज़न है कि कुछ ही जानवरों की पिक्चर्स मिली है। दूसरा, पूरी गुफा में चित्र क्यों नहीं है? कुछ ही एरियो में चित्र क्यों है? जहाँ पर आवाज़ बिल्कुल अच्छे से जा सकती है वहीं चित्र क्यों बने हुए हैं? सेकंड ये है कि पुरुषों की जो चित्रकारी मिली है ना, पुरुष तो जानवरों के साथ भी हैं, महिलाओं के साथ भी, ग्रुप में भी हैं, अकेले भी हैं। ऐसा क्यों है कि महिला सिर्फ ग्रुप में ही मिली है, ना महिलाओं का किसी भी जानवर के साथ पिक्चर्स है? ऐसा क्या है, मतलब क्या रीज़न रहा इस चीज़ के पीछे? क्या मेंटलिटी थी उनकी जो आज तक समझ नहीं आई? तो कहीं ना कहीं चित्रकारी या धार्मिक क्रिया, रस्मों, जादू टोना से जुड़ी हुई थी, ऐसा भी माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई है। उसके बाद ये कह रहा है कि आज का जो समाज है और पहला समाज है जो मिलता है, उनमें क्या समानता है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर वो बता रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ के अंदर है। अब है अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क। अब ये हंटर गैदरिंग वाला सीन आ रहा है, अफ्रीका में हंटर गैदरिंग वाला, और इसमें एक कहानी सी बताई जा रही है जो मैं आपको बता देती हूँ कि ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं इसमें, कि अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुंगसेन नाम के एक शिकारी संग्राहक समाज के साथ, मतलब अफ्रीका में एक क्या रहता था, हंटर गैदरिंग वाले शिकारी रहते थे। क्या करते थे? जो भोजन को इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे। और 1870 में अफ्रीका का एक पशुचारक जो पशुओं को चराने वाला एक सदस्य वहाँ पहुँच जाता है,
कहाँ पहुँच जाता है? कालाहारी रेगिस्तान में। किसके पास? कुंगसेन के पास। कुंगसेन क्या था? एक समूह था किसका? हंटर गैदरिंग वालों का। मतलब जहाँ लोग, अभी भी मैंने बताया था ना आपको कि अभी भी लोग ऐसे मिलते हैं जहाँ पर भोजन को इकट्ठा किया जाता है, भोजन को मतलब उसको पशुओं को मारा जाता है। तो ये वाला जो मनुष्य है ना 1870 में अफ्रीका वाला जो मनुष्य है, ये पशु चारक के समूह से एक सदस्य है, कुंगसेन के समूह के पास पहुंच जाता है। और ये कुंगसेन समूह वाले, हंटर गैदरिंग वाले, ये डर जाते हैं, इससे वो छुप जाते हैं। तो इसको ऐसा लगता है कि ये तो डरते हैं मुझसे और मैं इन पर अपना हक जमा सकता हूँ, शासन कर सकता हूँ। तो ये वहाँ जाकर उन पर अपना अधिकार जमा लेता है बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी लड़ाई के। ऐसी कहानी इसके अंदर बताई गई है। बस दैट। आगे चलते हैं। आगे क्या है? हावजा जनसमूह। ये भी एक तरह से शिकारियों का ही समूह है। इसके बारे में भी पूरी कहानी बताई गई है कि कैसे कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, वो चीज़ें आप एक बार रीड कर लीजिए। मानव विज्ञान क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो वो चीज़ें याद रखना, ये चीज़ें आप, ठीक है, कि क्या होता है ये मानव, वो चीज़ें याद रखना कि क्या किसको बोला गया? एंथ्रोपोलॉजी, कि ऐसा विषय है जिसमें मानव की संस्कृति और क्या मानव जीव के विज्ञान और विकास के पहलू के बारे में जांच की गई है। बस ये कहानी है। कहानी के बाद हम शिकारी संग्राहक समाज, वर्तमान से अतीत की ओर, ठीक है, प्रेजेंट टाइम से आप पास्ट की ओर जा रहे हैं शिकारी संग्रहक समाज में, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाओगे पूरे टॉपिक में क्या बोले जा रहा है, बट मैं आपको साथ साथ इसीलिए समझा रही हूँ कि इसमें कह रहा है कि वर्तमान के जो शिकारी है ना आपके, अभी भी समाज है, और अतीत के शिकारी हैं, उनमें क्या कंपैरिजन है, कैसे कैसे चीज़ें हैं वो बताई जा रही है। तो वो सब कह रहा है कि कुछ तो मानते हैं कि हाँ आज का समाज है जो वो पिछले समाज के साथ कुछ मिलता जुलता है, शिकार करना, फूड इकट्ठा करना, वो सारी चीज़ें करता है, ठीक है। बट क्या है, कुछ विद्वान नहीं मानते। वो क्या कहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि अब जो भी समाज है ना, पहले वाले समाज से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। आजकल का जो समाज है, आजकल की जो मतलब ये हैं शिकारी हैं, वो पहले समाज से बहुत अलग हैं। वो क्या करते हैं? आजकल के जो शिकारी हैं वो तो अपने आप को क्या करते, खेती भी करते हैं, अन्य आर्थिक क्रियाकलापों में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ये रे, ठीक है, आर्थिक क्रियाकलापों में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जंगलों में पाई जाने चीज़ों को मतलब बाज़ार तक भी पहुंचाते हैं, दूसरों के खेतों में मजदूरी भी करते हैं। तो वो बहुत चेंज चीज़ें बताएगी कि मैं हम आज के और जो पुराने वाले शिकारी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हम सेम उन चीज़ों को नहीं मान सकते। बट अब कंक्लूजन है, उपसंहार है, क्या क्या है इसके अंदर, यही बताया गया है कि अब पहले शिकार करते थे, फिर धीरे धीरे भोजन को इकट्ठा करना शुरू किया, और क्या किया, अब वो क्या पेड़ों से नीचे आ गए, कुछ रहना शुरू किया, आवास वगैरह मतलब बनाने लगे, और फिर हिमयुग की का अंत हो जाता है, इसमें मौसम नम हो जाता है और गेहूं वगैरह अनाज वगैरह आने लग जाते हैं, क्योंकि हिमयुग मैंने कहा था ना बर्फ़ जमनी शुरू हो जाती है, वो वाला टाइमिंग, ठीक है। तो वो वाला टाइम जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस जनजाति समाप्त हो जाती है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, हिमयुग जब आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस जनजाति समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो जंगलों में रहती थी और जंगल समाप्त होने की वजह से वो भी समाप्त हो जाती है। दूसरी प्रजाति आती है होमो, ठीक है, होमो हिमयुग में आती है, और अब हिमयुग भी समाप्त होने लग जाता है, और हिमयुग के समाप्त होने के बाद जलवायु चेंज होने लग जाती है, खेती होने लग जाती है, पशुओं का पालना जाता है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है, ठीक है। ये ठीक है, आप यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए, ये सारी चीज़ें। अब कुछ डेट है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, अभी आपसे पूछ ले एग्जाम में, वो डेट है कि भाई प्राइमेट, मैंने अपने बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, प्राइमेट सबसे पहले जो प्रजाति थी, प्राइमेट जो बंदर की प्रजाति मानी जाती है, 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व का जो बीच का टाइम है ना, उसमें ये प्रजाति थी। फिर 240 लाख वर्ष पूर्व में कौन सी थी? होमोनाइड, गिब्बन, एशियट और गटन, ये वाली चीज़ें थी। चिंपैंजी, गोरिल्ला, पिग्मी चिंपैंजी, ये सारी थी। 64 लाख में होमोनाइड और होमोनिड आ गई थी, ठीक है। 56 लाख में ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ गई थी। 56 से 25 में पत्थर से सबसे पहले औजार बने हैं। 25 से 20 के बीच अफ्रीका में ठंडा और शुष्क मरुस्थल जंगल की कमी होने लगी है। 25 लाख से ये क्या होमो वाली प्रजाति है। 22 लाख में होमो हैबिलस, 18 लाख में होमो इरेक्टस। तो ये वाली चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। ये एक बार रीड जरूर कर लेना, कभी आपको पूछ ले कौन सी चीज़ आगे आएगी कौन सी पीछे आएगी। 13 लाख वर्ष ऑस्ट्रेलोपिथेकस विलुप्त हो जाती है आप जब हिमयुग स्टार्ट हो जाता है। 8 लाख आज सेपियंस, और 1.9 से 1.6 लाख वर्ष पूर्व में होमोसेपियंस आधुनिक मानव का उदय होता है, ठीक है। ये भी कुछ काल रेखाएं कि दफनाने की सबसे प्रथम पहला साक्ष्य, मतलब जब दफनाया गया मनुष्य तो वो 3 लाख वर्ष पहले की बात है। होमो इरेक्टस समाप्त हो गया 2 लाख,
ठीक है, जो जिसको सीधा खड़ा होना चाहता है वो वाली प्रजाति। स्वरतंत्र का विकास अभी हमने पढ़ा 20 लाख, अभी पढ़ा ना हमने 20 लाख 20 बार। नर्मदा घाटी भारत में आद होमो सैपियंस की खोपड़ी 20 लाख से 1,30,000 तक, ठीक है। उसके बाद निएंडरथल मानव का 1,30,000, ठीक है। उसके बाद चूहों के इस्तेमाल, चूल्हों के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य 1,25,000, निएंडरथल मानव का लोप 35,000, ये सारी चीज़ें इसमें मिली हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। फर्स्ट टॉपिक आप कुछ अभ्यास से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और बुक है तो आपके पास बुक में पीछे से कुछ क्वेश्चन कुछ टॉपिक मतलब बने हुए हैं, उनको रिवाइज कर सकते हैं। और ये हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक होता फर्स्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को 2 बार जरूर देखना, ठीक है, तभी समझ आएगा आपको, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।